से बढ़कर मन में रसिक भाव ना है कोई दूजा, नहीं देश सेवा सा कोई धर्म कर्म तप भक्ति पूजा। राष्ट्र प्रेम प्रवाह में बहकर सुख सागर में समाहित हो जा, बनकर अक्षर स्वर्ण अमिट तू राष्ट्र भाल पर अंकित हो जा। प्रकाश जोशी बेचैन साहब की ये पंक्तियां वाकई हम सब भारतवासियों के मन में अंकित है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम सब के लिए सबसे पहले देश प्रेम है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बात की है देश प्रेम की, और हाँ, हम सभी देशवासियों के लिए सबसे पहले जो है वो है हमारा भारत देश। जी हाँ, और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो भी कुछ खास ऐसे हैं जिनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले उनके लिए ये ज़रूर कहूँगी, तू खुद उजाला बन जाना, अगर अंधेरा दुनिया दे तुझे, तो खुद कश्ती बन जाना, अगर लहरें डुबोएं तुझे। जी हाँ, वो ना सिर्फ खुद की कश्ती है बल्कि एक अलग एक रोशनी समाज को भी दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कवि, गीतकार, लेखक अमित तिवारी जी और सपना सोनी जी, जो कि कवयित्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का धरती धुरारी के। धन्यवाद। अमित जी, जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत ही कविता से हुई है और बात है देशभक्ति की, तो क्यों ना सबसे पहले राष्ट्र वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आपके मुंह से, आपके लफ्जों की ज़बानी हम वो गीत सुनना चाहेंगे जो आपके मन के बहुत करीब है। मैं अपने डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को पुनः नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और राष्ट्र वंदना जैसा आपकी तरफ से आदेश आया है, तो जैसा समय चल रहा है उस समय को देखते हुए मैं एक भारतीय सैनिक की तरफ से अपने राष्ट्र की वंदना कैसे की जाती है उस वंदना को प्रस्तुत कर रहा हूं। मंग माथे धूली तेरी लगाऊं, शीश काट निज पुष्प चढ़ाऊं, अरे हो जाऊं बलिदान, नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। मनु गंधर्व देव ऋषि सारे, मनु गंधर्व देव ऋषि सारे तुझको शीश झुकाते हैं। नारायण अवतरित धरा से वन वन गाय चराते हैं, और तेरा शीश मुकुट बन पर्वत हिम भी करे गुमान, नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। और तेरी धरा पर कृषक हमारे, तेरी धरा पर कृषक हमारे अपनी फसल उगाते हैं। तेरी नदियों का जल पीकर जीवन धन्य बनाते हैं, और तेरे सघन वन की औषधि से, तेरे सघन वन की औषधि से रक्षित है हर प्राण, नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। और चार पंक्तियां आखिरी हैं कि सागर भी तेरे चरणों को, सागर भी तेरे चरणों को आकर यहाँ धुलाता है, और मेघ अपने अमृत जल से तुझको नहलाता है, और तेरी रक्षा के खातिर, हाँ तेरी रक्षा के खातिर माँ करती सुत कुर्बान, नमन है तुझको हिंदुस्तान।
बहुत खूब अमित सर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत ये लाइनें थी और वाकई बिल्कुल दिल को छू गई हैं। शायद हमारे दर्शकों को भी जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो जहां बात देशभक्ति की हो रही है तो चंद लाइनें सबसे पहले सपना जी से भी सुन लें और उसके बाद ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सपना जी, आप क्या कुछ खास सुनाना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपने दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इतने खूबसूरत कार्यक्रम को आप लोग इतने मन से देखते हैं, सुनते हैं। और आइए सबसे पहले मैं चार पंक्तियाँ, आज के जो हालात हैं, जो माहौल है हमारे देश में, पहलगाम से जो स्थितियाँ देश में पैदा हुई हैं और उसके बाद जो देश में जिस तरीके का माहौल हुआ है, हम सभी उससे कोई भी अपरिचित नहीं है। तो मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ और सुनिएगा। तेरे भेजे ड्रोन मिसाइल हमने सारे ध्वस्त किए, पानी सिंधु नदी का रोका, हालात तेरे पस्त किए, अब भी सुधर नहीं पाया तो दर दर ठोकर खाएगा, जल थल और वायु सेना के हमने बंदोबस्त किए, जल थल और वायु सेना के हमने बंदोबस्त किए, पाक तेरी हस्ती भारत ने धूमिल करी मिटा दी है, जितना मान रहा है खुद को गिनती आज हटा दी है, वीर नहीं वीरांगनाओं के आगे ही खरगोश है तू, सिंह व्योमिका और सोफिया ने ही धूल चटा दी है, सिंह व्योमिका और सोफिया ने ही धूल चटा दी है। देखिए भारत देश में क्या होता है, महिलाओं के अस्तित्व पर, महिलाओं की शक्ति पर, महिलाओं की स्थिति पर हमेशा प्रश्न उठते हैं। लेकिन जिस तरीके की आज हम देख रहे हैं पूरे देश में, जिस तरीके का युद्ध का माहौल देश में पैदा हुआ और हमारे देश की दो शेरनियों ने इसका प्रतिनिधित्व किया और पूरा विवरण देश के सामने उन दोनों महिलाओं ने रखा, जो हमारे लिए हमारे देश की सबसे अच्छी हीरोइन बन गई। तो वहां से मैं बात शुरू करती हूँ और ये चार पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, सुनेगा। रोज रोज आतंकी हमले बात पुरानी है अब तो, परमाणु धमकी की बातें हुई कहानी है अब तो, लो भारत की शक्ति जानकर विश्व समूचा बैठा है, याद आ गई इसीलिए तुझको फिर नानी है अब तो, याद आ गई इसीलिए तुझको फिर नानी है अब तो, याद आ गई। और चार पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। मेरा मन है कि देखिए हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम भारत देश के वासी हैं और वहाँ किस तरीके के शूरवीरों का बलिदान प्रणम्य है, वहाँ प्रेरणा मुझे मिलती है और वो पंक्तियां मैंने जिस तरीके के शब्दों का संयोजन किया है वो सुनाती हूँ। सुनो तुमको क्या बताऊं, सुनो तुमको क्या बताऊं क्या है हिंदुस्तान की धरती, सुनो तुमको क्या बताऊं क्या है हिंदुस्तान की धरती, अनेकों शूरवीरों के अमर बलिदान की धरती, अनेकों शूरवीरों के अमर बलिदान की धरती, सुने जाते हैं जिनकी वीरता के गीत महफिल में, सुने जाते हैं जिनकी वीरता के गीत महफिल में, ये है सचमुच सकल अभिमान और सम्मान की धरती। वाह वाह वाह, यह है सचमुच सकल अभिमान और सम्मान की धरती। और मैंने बहुत पहले कहीं लिखा था कि देश में देखिए हमारा क्या बलिदान है, हम लोग जन जन की लोगों की पीड़ा है कि हम लोग वहाँ सेना की साथ नहीं दे सकते क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमताएं नहीं है, सबका अपना अपना कार्य और अपना अपना क्षेत्र है। लेकिन जहाँ मेरा मन हुआ कि यदि मैं कहीं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं क्या करूँगी, तब मैंने चार पंक्तियाँ कहीं लिखी कि चाहत मेरी दीपक है पतंगे की शान में,
चाहत मेरी दीपक है पतंगे की शान में, मैं नर्मदा यमुना की गंगे की शान में, लड़ती रहूं समाज धर्म देश के लिए, धर्म देश के लिए, धर्म देश के लिए, जिंदा रहूं मरूं तो तिरंगे की शान में, जिंदा रहूं मरूं तो तिरंगे की शान में, जिंदा रहूं मरूं तो तिरंगे की शान में। बिल्कुल, और यही हम सब हर भारतवासी का जज्बा है और हर भारतवासी की यही आशा है कि हम बॉर्डर पर सैनिकों के साथ नहीं जा पाए हैं, लेकिन हम उनका हौसला ज़रूर बढ़ाएंगे और हमारी यही कोशिश है कि वो सलामत रहें और ऐसे ही दुश्मनों को पस्त करते रहें। यहाँ हमने बात की थी महिला शक्ति की। वाकई आज का जो दौर है महिला सशक्तिकरण सही मायनों में, जब हमारी इन दो शेरनियों ने ये जज्बा संभाला, ये जज्बा दिखाया और वाकई आज देश की हीरोइन बनी, तब जाके हमें लग रहा है कि सही मायने में महिला सशक्तिकरण इसे ही कहते हैं। और हमारे साथ जो ये वीर रस और श्रृंगार रस की कवयित्री मौजूद हैं सपना जी, उनका भी एक मिसाल है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पिता की जो विरासत होती है वो अक्सर बेटे संभालते हैं, लेकिन हमारे भारत देश की ये खूबसूरती और ख़ासियत है कि हमारी बेटियां उस विरासत को ना सिर्फ संभालती हैं बल्कि उसका मान भी बढ़ाती हैं। यहाँ जब आप एक कवि के घर में जन्म लिया और कवयित्री बनने की जिम्मेदारी उठाई, आसान नहीं होगा जब पिताजी खुद एक नामचीन कवि हैं। कैसे ये जिम्मेदारी निभाई और कैसे वो बचपन की एक छोटी सी सपना के आंखों में ये सपना आया कि नहीं, मुझे तो बस एक लेखिका बनना है, कुछ अच्छे रस लिखना है, कुछ अच्छी कविताएं लिखनी है। आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा बचपन में जो माहौल था, जो परिवेश था, पूरा साहित्यिक और संगीत में रहा जी। मेरे पिताजी कवि थे, मेरे दादाजी कवि थे, तो मैं जिस तरीके के परिवार से आती हूँ तो वहाँ साहित्य और संगीत का उद्गम विकास मैंने देखा। और जब सुबह आँख खुलती थी तो पिताजी अपने गीत गज़ल और भजनों का रियाज करते हुए हम लोगों को मिला करते थे। तो वहाँ से जब कानों में वो स्वर गूंजा करते थे, वो शब्द पढ़ा करते थे, तो कहीं ना कहीं भीतर में मन भी कुछ ऐसा होता था कि हम गाते 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 हम भी कुछ कविताओं का वहाँ पर संयोजन करने लगे। जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी तो मैंने पहली बार कविता उस कक्षा में लिखी, अपनी सहेली के लिए लिखी जी। और मैं संगीत की भी विद्यार्थी रही और संगीत गायन का भी मैंने स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और इसके साथ ही मैंने संगीत वादन की तरफ भी अपना रुझान किया, तो मैं काफ़ी सारे वाद्य यंत्रों की तरफ भी मुड़ गई। तो जब धीरे धीरे ये सब होता रहा तो मुझे लगता है कि एक कविता मुझे विरासत में मिली है, मेरे पिताजी का आशीष है, वो मेरी प्रेरणा बने और उन्हें मैं अपना पहला श्रोता भी बनाया करती थी। जब मैंने लेखन शुरू किया तो कुछ भी लिखती थी, हालांकि बहुत अनुशासित नहीं होता था, व्याकरण बहुत नहीं मुझे आता था कविताओं का और मेरा शब्दकोश भी बहुत विस्तृत नहीं था। इसकी विस्तृत होना, मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी परिपक्वता हमारे विचारों में आती है, हमारी भाषा में आती है, तो उसका कविताओं पर बहुत असर पड़ता है। पर जितना भी जैसा भी मैं संयोजित कर पाती थी तो अपने पिताजी को सबसे पहले सुनाया करती थी कि आज मैंने पापा ये लिखा। और यही भारत की बेटी की शान भी होती है कि उसका सबसे पहला हीरो जो होता है वो उसके पिता होते हैं। और उसकी कोशिश यही होती है कि वो उन पिता के दिखाए कदमों के निशान जो है ना उन्हीं पर चल सके। यहाँ अमित सर से हम बात करना चाहेंगे। सर, आप कवि हैं, लेखक हैं और कई पुस्तकें आपने लिखी और आपकी लेखनी का तो हम सभी फैन हो चुके हैं। इतनी खूबसूरती से आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपको ये शौक़ लगा बचपन में कि नहीं मुझे कुछ लिखना चाहिए? क्योंकि बचपन से ही वो जो हुनर होता है ना, वो कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं। बस आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही था, तो वो दौर कैसा था आपकी जुबानी सुनना चाहिए। देखिए, ये सच है कि हम लिखते नहीं, लिखवाने वाला कोई दूसरा है जी। जन्म मेरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में हुआ और मेरे ननिहाल पक्ष में मेरे नाना जी जो हैं जी, वो क्रांतिकारी रहे। अरे वाह, और अच्छा। उनके जीजा जी जो है दीपनारायण शुक्ल जी कवि रहे जी। और उस समय वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ में थे जी। उस समय का दौर था और जब हम छोटे थे, जब जाते थे कभी ननिहाल, ज़्यादातर मेरा लगाव वहाँ से रहा और उनको देखता था, उनसे बातें करता था, तो उनकी वही क्रांतिकारी वाली बातें, वही रौब, वही रुतबा
मतलब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी जिनका पैतरा गांव बदरका पड़ता है, वहाँ से मैंने ननिहाल जो है 10 किलोमीटर पे है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे आदर्श बने आज़ाद जी। और नाना जी, मतलब ऐसे ही ऐसे बातें होती रहती थी, उनका दिया हुआ ये नाम ऐसे चलते चलते ऐसे रौब में बातें करते थे, तो बचपन में मुझे आज़ाद के नाम से वो बुलाने लगे, ऐसे बोले कई बार, तो वो मतलब एक प्रभाव पड़ा मेरे जीवन में। और जैसे उनको सुनता रहता था, क्रांतिकारियों की बातें कैसे कैसे होती, वो मन में एक बालक के मन में बैठती गई। फिर धीरे 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 करके मैं मतलब 10th क्लास में पहुंचा, और उस टाइम पर भी मैं रचनाएं लिखना, कविताएं लिखना शुरू कर चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और आगे बढ़ा। फिर मुंबई का दौर गया, मुंबई में भी अब वहाँ पर गया तो मतलब वहाँ एक दौर था, कुछ अट्रैक्शन था ऐसा। तो आपने एक्टिंग में भी अपने हाथ आजमाए? अरे वाह। एक्टिंग में मैंने मतलब कई सारे सीरियल किए उस समय। फिर जो मेन उद्देश्य था वो राइटिंग का था, तो 2007 से फिल्म राइटर एसोसिएशन का लाइफ टाइम मेंबर बन गया। यहाँ मैं आपकी लेखनी का जहाँ जिक्र हुआ है, वहाँ ख़ास बात रही है कि आपकी जो लेखनी है, जितनी आपकी पुस्तकें यहाँ रही हैं, उनमें ख़ास तौर से जो केंद्रित है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के बारे में। तो क्या वजह रही, और आपकी तो पुस्तक का नाम भी बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है, तो क्या वजह रही और क्यों रहा ये नाम केंद्रित? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। मैं बचपन से हमारे परिवार में धार्मिक चीज़ों पर, जैसे रामायण है, महाभारत है, बचपन से पिता के ताऊ जी के द्वारा सुनते रहे, सीखते रहे। कई जगह रामायणों में जाते थे, रामायण पढ़ने, रामचरितमानस का पाठ होता था, वहाँ भी जाते थे। वहाँ से मतलब एक जो रामायण के जो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया, उस समाज के जो राम, वहाँ धर्म नहीं, उन्होंने सभी धर्मों को एकाग्रित करके मतलब एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो बने हमारे, उनके पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम के जिनके परिवार के सदस्य थे, सबका जीवन अलग अलग था। वो दौर त्रेता का, त्याग का युग था। और जब द्वापर में आप आए तो द्वापर का युग था, वहाँ पर छीनना, वहाँ पर त्याग का युग नहीं था, वहाँ पर शोषण का युग था, वहाँ पर अतिक्रमण का युग था। तो त्रेता के युग में सबने, चाहे भरत ने हो, चाहे माँ सीता ने हो, चाहे लक्ष्मण ने हो, चाहे माँ उर्मिला ने, सबने त्याग किया। लेकिन जो सबसे बड़ा त्याग रहा माता कैकेयी का, वो त्याग इतिहास के पन्नों में दबाया गया। और कुछ विषय, कुछ ऐसा समय भी भारत के दौर में आया जहाँ पर माता कैकेयी को दबाया, उनके मतलब उन चीज़ को एक विलन बनाया गया। और मुझे लगा कि जब मेरी माँ, समाज में बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको सम्मान के लिए वो माँ जो एक युद्ध लड़ सकती है, जो माँ अपने जो पत्नी अपने पति के साथ उस समय के सबसे बड़े युद्ध में जाकर के युद्ध लड़ सकती है, जो निर्णय ले सकती है राज्य में बैठ करके सिंहासन पर, वो क्या अपने उस बालक को जिसको सबसे अधिक प्रेम करती हो निकाल देगी अपने घर से? उसका भी कारण था कि अगर राम वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए माता कैकेयी के द्वारा न शायद वो प्रश्न उठाया गया हुआ था, वो जिद न की गई होती, तो शायद राम 4 दीवारी में बन जाते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि राम का कार्य केवल राज्य करना नहीं था, जो कई वर्षों से, सहस्त्रों वर्षों से उनका इंतजार कर रहे थे, चाहे वो ऋषि हों, चाहे वो माता वो आपकी शबरी हो, चाहे वो जंगल में जो बानर के रूप में आए हुए देवता हों, जो केवल रावण का वध नहीं था, तो उसको त्याग करने में जो सबसे नीचे दब गई, जो नींव के पत्थर बनी, वो माँ कैकेयी थी। यही वजह रही कि आपने उपन्यास लिखा कैकेयी की राम। जी, वो लिखने का मैंने प्रयास किया। बहुत अच्छा। मर्यादा पुरुषोत्तम पे मैंने उनके अलग अलग जीवन के जो कार्य हुए, उनमें मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम काव्य खंड लिखा। वीर अभिमन्यु के पराक्रम को लेकर के मैंने 95 रचनाओं की मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। और अभी आप लोगों की कृपा से अभी प्रथम कौनते आ रही है, जो कर्ण पर पूरी उपन्यास है, जिसमें कर्ण और अर्जुन और कृष्ण तीनों को एक मतलब त्रिकोण के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है। बहुत खूब। तो ये बस लेखन का यहाँ पुस्तकों का जिक्र हुआ है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूँगी। आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। हम आज की जनरेशन की बात करें तो वो बच्चे जो किताबें हैं उनसे बहुत दूर हैं, वो टेक्नोलॉजी की ओर हैं। क्या आप उन बच्चों को कभी कहते हैं कि नहीं, उन्हें किताबों की ओर भी रुझान करना चाहिए? क्योंकि जब आप वो किताबें पढ़ रहे होते हैं तभी आप जैसे कलाकार इस धरती पर होते हैं, वो कुछ लिख रहे होते हैं, तो उन्हें क्या उन किताबों की ओर वापस मुड़ना चाहिए, उन किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए? मैम, मैं अपने सभी दर्शकों को और डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ, युवाओं से निवेदन करता हूँ, राजस्थान के युवाओं से निवेदन करता हूँ कि टेक्निकल आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन जो लगाव आपके पन्नों के सुगंध के साथ आपका होता है, बहुत खूब, वो आप कहीं नहीं पाएंगे।
जब आप किसी किताब को पढ़ने बैठेंगे तो ये लगेगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यार और थोड़ा सा 2 पेज पढ़ लें और 2 पेज पढ़ लें, वो लगाव होता है। टेक्निकल में तो आप बहुत सारी चीज़ें खोएंगे, अपनी आंखों की रोशनी भी खोएंगे, अपना समय खोएंगे, अपना कंसंट्रेशन खोएंगे, लेकिन पुस्तक से आप कंसंट्रेशन रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। और हम लोग जब लिखते हैं तो जिम्मेदारी के साथ रखते हैं। आज का जो दौर है, मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैं लिखने बैठता हूं तो मैं ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट उठाया और लिख दिया, उसके लिए साल एक साल में रिसर्च करता हूँ कि वहाँ पर जब मैं समाज में बैठूं तो उसके लिए कुछ बोल सकूं, बता सकूं, मेरी आने वाली पीढ़ी वो क्या सीखेगी समाज में। कैकेयी के लिए रामायण पढ़ी जाएगी, लेकिन कैकेयी के लिए कौन पढ़ेगा कि कैकेयी का जीवन कैसा था। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में आप पढ़ोगे, पूरी रामायण मतलब एक ऐसे संत जो इन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, कालिदास जी ने आपके वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। आज लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन अगर हम संक्षिप्त में उन चीज़ों को ला करके लोगों के सामने रखते हैं, अपने युवाओं के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने, तो लगता है कि शायद उनका इंटरेस्ट बढ़े। रचनाओं के द्वारा, अब हम कवि हैं तो हम मंच से अपनी रचनाओं के द्वारा उनको ला करके रखते हैं, किसके द्वारा रखा जाए, कैसे पहुंचाया जाए अपनी नई पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी यही विरासत है जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है आने वाली जनरेशन पर भी कि हमारी इस विरासत को आगे लेकर हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिस तरीके से आपने कैकेयी के राम लिखा, उसी तरीके से एक सवाल रहता है हमेशा, माना आज महिलाएं बहुत आगे हैं, सब कुछ जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सपना जी का जन्म हुआ एक शहर में जहां उन पे जिम्मेदारी थी कवयित्री बनने की, आगे वो राजस्थान में आई, बहुत सारी जिम्मेदारियां हुई, बहुत आसान नहीं था उन्हें मंच तक पहुंचना। तो सपना जी, वो मंच तक पहुंचने की कहानी कैसे थी, कैसे उस मंच पर आई और कितनी मुश्किलें आई? क्योंकि दर्शकों, जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं ना, वो हर व्यक्ति के आती हैं, वो कामयाब होने से पहले होती हैं, लेकिन हम सब सिर्फ कामयाबी देख रहे होते हैं, उन परिस्थितियों को नहीं देखते। उन परिस्थितियों से जो जीत के आता है ना, जो लड़ता है, वही जीत पाता है। कैसी परिस्थितियाँ थी और कैसे उन्हें जीता? बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ थी और बहुत बड़ा संघर्ष का काल था। मुझे इस कार्य क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। जी। एक दशक मैंने जिया है और इस दशक में जो मेरे लिए सहारा बना सबसे बड़ा, वो मेरा हमसफ़र, मेरे जीवन साथी। और जब मेरा प्रारंभिक समय था तो मुझे परिवार की तरफ से बिल्कुल अनुमति नहीं थी, परंतु जब ऐसे माहौल में जब आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुले विचारों के घर में नहीं हैं, लोग आपके साथ हैं, मन से हैं, लेकिन वो आपकी तमन्नाओं को, आपके सपनों को पंख लगते हुए आपके साथ सहयोगी नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से कोई तो मसीहा आता है। तो जब मैंने कविताएं मंचों पर पढ़ना चाहा 2015 में, तो मैं घर में झूठ बोलकर भी कवि सम्मेलन में गई पहली बार, दूसरी बार, और ये कहा कि कहीं एक शादी में जाना है ऐसा। परंतु जब धीरे धीरे होता रहा और 2-4 वर्ष ऐसा होता रहा कि घर में नहीं बताया गया कि मैं कवि सम्मेलन और मंच करने के लिए जा रही हूँ, और जाती अपने पतिदेव के साथ थी, उनको सब कुछ पता होता था, उनसे कभी किसी चीज़ को छुपाव नहीं रहा। लेकिन जब अखबार में मेरा नाम पढ़ा गया और मेरे जिले में कार्यक्रम हुआ, तब मेरे घर वालों ने उससे जब मेरा नाम अंकित देखा और कहा कि तुम थी क्या, तब मैंने कहा हाँ मैं थी। तो तब उनको समझ में आया कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। फिर जब वो घर के बाहर जाती थी, मेरी सासू माया, परिवार के लोग तो पूछते थे क्या सपना सोनी आपकी बहू है, तो उनको बड़ा गर्व महसूस होता था। तब उनका इतना सहयोग रहा कि मैं किसी कवि सम्मेलन में जा रही थी, मुझे एक बात याद आ रही है कि तो मैंने सिल्क की साड़ी पहनी और मेरी सासू माँ ने कहा कि तुमने खाना तो खाया नहीं, तुम तो आधी रात को लौटोगी कवि सम्मेलन से। तो मैंने कहा साड़ी पे गिर जाएगा तो खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा रुको, तो वो अपने एक टॉवल लेकर आई और लगाया और अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया और मुझे कवि सम्मेलन के लिए इतनी खुशी खुशी विदा किया। आज वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आशीर्वाद था वो फलीभूत हो रहा है, उन्हीं का जो प्रताप था वो फलीभूत हो रहा है। यही कुछ अपनों का साथ होता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं तो देश भर की सभी महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी समस्या को देख करके, किसी भी उतार चढ़ाव, यदि राह है पथरीली भी आएगी, कीचड़ भी मिलेगी, फूल भी मिलेंगे, आपको पत्थर भी मिलेंगे, लेकिन आपको चलते जाना है। और आपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आप जितनी शिद्दत से, ईमानदारी से उसमें लग जाएंगे ना, तो ईश्वर आपका साथ देगा। बहुत खूब और बहुत सही बात कही है। और जहाँ जिक्र ही कविता का है तो कुछ आपसे सुनना भी चाहेंगे और हमारे दर्शक भी सुनना चाहते होंगे, जहाँ इतनी खुशी आज शायद आपकी
सास आपके साथ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसको उन्हें वो खुशी महसूस होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ सुनाना चाहेंगी आप? मैंने अभी हाल ही में एक गीत लिखा था और वो मैंने हम महिलाओं के लिए लिखा। अच्छा। देश की नारी के नाम अरे वाह, लिखा। मैंने स्वागत देखा है। कि कितनी शक्तिशाली क्या बात। हम हो गई हैं। मेरे अंदर वो ऊर्जा भरी मेरी दोनों बहनों ने, व्योमिका सिंह जी ने, सोफिया जी को जब मैंने देखा, और हम देख रही हूँ हमारी राष्ट्रपति जी को देख रही हूँ, और तमाम देश में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करने वाली आपको देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके का गीत उपयुक्त गीत है। स्वागत है, और स्वागत है। धरती धौरारी के इस मंच से वो गीत सब दर्शकों तक बिल्कुल, पहुंचना बिल्कुल। चाहिए। सुनिए, मैं सुनाती हूँ। अबला की सबला बनने से महाशक्तियां हारी हैं। हम भारत की नारी हैं, हम फूल नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी हैं, हम फूल नहीं चिंगारी हैं। और बंद सुनिएगा। हम बच्चों का पालन करती, सपनों में खो जाती है। कोई पीड़ित अगर दिखे तो आंखें भर रो जाती हैं। अबला जिसको कहा गया वह सारे कष्ट उठाती है। वही अबला सबला बनकर रणचंडी बन जाती है। उसके आगे पानी मांगे, अमित जी सुनिएगा, उसके आगे पानी मांगे जितने अत्याचारी हैं। उसके आगे पानी मांगे जितने अत्याचारी हैं। हम भारत की नारी हैं, हम फूल नहीं चिंगारी। बहुत बढ़िया। और नाव भंवर में जो अटकी है उसे किनारे खेना है। निर्बल को सबल बना दे, इम्तिहान वो देना है। हिम्मत धारण करके हमको हर दिन बढ़ना है आगे। 100 झंझा बातों से लड़कर अंबर को छू लेना है। और कल्पना को याद कीजिएगा, और कल्पना चावला जी को याद कीजिएगा, और तमाम महिलाओं को जिन्होंने कहा देश के शिखरों पर जाकर के झंडा फहराया है। 100 झंझा बातों से लड़कर अंबर को छू लेना है। इसीलिए हम सकल जगत के, इसीलिए हम सकल जगत के पुरुषों पर भी भारी हैं। हम भारत की नारी हैं, हम फूल नहीं चिंगारी हैं। और गीत का अंतिम स्पर्श पहुंचाती हूँ। स्वागत। दुनिया के संग कदम मिलाकर अब चलकर दिखलाएंगे। जितने दुर्गम शिखर जगत में वो चढ़कर दिखलाएंगे। दिखला देंगे आन की खातिर हम क्या क्या कर सकते हैं। लक्ष्मी बाई बनकर हम अपना तेवर दिखलाएंगे। हम ही दुर्गा सरस्वती, हम ही दुर्गा सरस्वती, हम तलवार दुधारी हैं। हम ही दुर्गा सरस्वती, हम तलवार दुधारी हैं। हम भारत की नारी हैं, हम फूल नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी हैं, हम फूल नहीं चिंगारी। बहुत खूब और बहुत ही खूबसूरत आपने ये कविता गाई है। और वाकई इसका एक एक अल्फाज जो है वो तमाम हमारी जो भारत की नारी है वो उसे दिल के करीब लग रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे भारत का इतिहास रहा है। तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा पूजा ही देवी को जाता है, और देवी के हर रूप को पूजा जाता है, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे माँ सरस्वती, लेकिन हर रूप में नारी की पूजा की जाती है। और हमारे साथ अमित जी मौजूद हैं, जिनकी लेखनी की तो कहते हैं ना कि एक खूबसूरती यही है कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं को केंद्रित ज़रूर करते हैं, उनकी शक्ति को केंद्रित ज़रूर करते हैं। तो अमित जी, इस वक्त आप क्या कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैम, बहुत सुंदर गीत अभी मैम ने सुनाया। और मैं यहाँ तक आपको जैसे सोचता हूँ कि जो अभी समय चल रहा है, युद्ध हुआ, और युद्ध में हमारे देश के बहुत सारे लाल, बहुत सैनिक शहीद, मतलब अक्सर चाहे वो गोलाबारी में हो, कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान तो एक ऐसा जो वीरों की धरती है, और ये झुंझुनू भी आप जानते हैं पास, यहाँ से बहुत सारे सैनिक निकलते हैं, बिल्कुल कुछ शहीद हुए। मैं चाहता हूँ कि आपको उस दर्द तक पहुंचाऊं कि उस परिवार का दर्द क्या होता है। जब एक परिवार का माँ कहती है कि मेरा एक बेटा शहीद हुआ, मैं दूसरा तैयार लिए, जी, ये भी देश के लिए समर्पित है।
कहीं आप देखिए, आज ही पेपर मैंने पढ़ा कि माताएं बच्चों को तैयार कर रही, 15,000 सैनिक जो है निकले हैं वहां से। बिल्कुल। लेकिन जब वहां एक सैनिक का पार्थिव शरीर गांव आता है, उसके पिता, उसके माँ पर क्या दर्द बीतता है, उसकी पत्नी पर क्या दर्द होता है, मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो तो मैं और भी पढ़ सकता हूँ आपको, लेकिन ये जो उनको लगाव मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि कैसे एक सैनिक का जब शव आता है तो उस परिवार, उस गांव क्षेत्र वाले पर क्या दर्द होता है। सैनिक को समर्पित ये मेरी रचना है कि शहादत को शत शत नमन है हमारा, शहादत को शत शत नमन है हमारा, और नमन माँ को जिसका गया लाल प्यारा, शहादत को शत शत नमन है हमारा, नमन माँ को जिसका गया लाल प्यारा, ऋण हो गए हिंद की भूमि से तुम, ऋण हो गए हिंद की भूमि से तुम, है अंतिम सफर में तिरंगा सहारा, ऋण हो गए तुम। बंद निवेदित करता हूं कि नमन उस पिता को जो रोने न पाया। सोचिए, उस शहीद सैनिक जो 6 फीट का एक अपना पुत्र पिता भेजता है सीमा पर, उसके टुकड़े आते हैं, वो दर्द सोचिए कि नमन उस पिता को जो रोने न पाया, लगे घाव सुत के जो धोने न पाया, गिरे तुम मगर ध्वज गिराना तुम्हारा, शहादत को शत शत नमन है हमारा, नमन। अच्छा है। वो पत्नी जो खुशी से अपने पति को सीमा पर भेजती है, वो बच्चे किस तरह से अपने उस शहीद पिता को कैसे देखो श्रद्धांजलि देते हैं। वो अर्धांगिनी जिसने तुमको न रोका, विचार करिए, किसी की शादी होके आती है, 2 दिन 4 दिन बीतते हैं, वो अर्धांगिनी जिसने तुमको न रोका, बहन ने तिलक करके तुमको न टोका, वो नन्हे कुंवर ने किया कर्म सारा, शहादत को शत शत नमन है हमारा, उजागर किया वीर कुलवंश सारा, तुम्हारी भुजाओं से हर शत्रु हारा, अमर हो गया नाम नभ तक तुम्हारा, अमर हो गया नाम नभ तक तुम्हारा, शहादत को शत शत नमन है हमारा। और 4 पंक्तियां जिसमें प्रकृति भी कैसे रोती है कि वो गलियां वो राहें शिशक रो रही है, हे मेरे देश के, महान देश के वीर, महान सैनिक, तुम जिन गलियों में खेले, जिन गलियों में घूमे, आज वो भी तुम्हारी याद में रो रही हैं कि वो गलियां वो राहें शिशक रो रही है, नदी धैर्य लहरों के संग खो रही है, नदी धैर्य लहरों के संग खो रही है, और कटी थी भुजा भाई थक कर के हारा, शहादत को शत शत नमन है हमारा, शहादत को शत शत। बहुत खूब। और वाकई ही सबसे ज़्यादा जो हमारे सैनिक हैं ना, जो कठिन परिस्थितियों में भी
बॉर्डर पर तैनात हैं और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हिफाजत के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर। और आज हम सब डीडी राजस्थान का, डीडी का पूरा परिवार उन सभी शहीदों को नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है और मन से उन्हें प्रणाम करता है जो हमारी रक्षा में अपनी जान गंवा बैठे। उन वीरांगनाओं को भी प्रणाम करता है जिनकी हिम्मत की वजह से वो अपने सुहाग को वहाँ भेजती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम हर देशवासी सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके परिवार को अपना परिवार मानकर उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करें, ताकि किसी भी शहीद की जो वीरांगना है वो खुद को अकेला महसूस ना करे। और बहुत कठिन समय होता है जब इस तरीके से एक माँ अपने बेटे को खो रही होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे देश का जज्बा और ख़ासतौर से हमारे इस राजस्थान की माटी की ये खासियत है कि हमारे यहाँ जो वीरांगना है वो फिर भी यही कोशिश करती है कि उसका बच्चा जो है वो सेना में जाए और देश की रक्षा में अपने पिता की तरह अपने प्राण चाहे न्यौछावर कर दे, लेकिन हम सबकी सुरक्षा करे। तो उन सबको मन से नमन और उन्हें दिल से प्रणाम। बहुत ही खूब और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ थी आपकी जो शायद इस वक्त मन को छू गई हैं, मन में गहराई से उतर गई हैं। हम सपना जी से बात करेंगे। सपना जी, देशभक्ति का जो जज्बा है ना वो हम सबके मन में है। खासतौर से जो कवि होते हैं ना उनके लिए ये जज्बा बहुत खास होता है, क्योंकि वो श्रृंगार रस के साथ वीर रस जो होता है वो उनमें खास तौर से होता है कि उनकी कोशिश यही होती है कि मैं 9 रस में सबसे ज़्यादा वीर रस को ही चुनूँ। वो अपनी लेखनी से अपने न सिर्फ अपने दिल की बात कह रहा होता है बल्कि हज़ारों भारतीयों के दिल की बात कह रहा होता है। तो इस वक्त क्या कुछ खास सुनाना चाहेंगी आप जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो सुनना चाहेंगे? अमित जी की ओजस्वी वाणी को सुनकर मन अत्यधिक अभिभूत है। बिल्कुल। और इनके गीत में जहाँ वीर रस भी है और वहाँ जहाँ पर इतनी मार्मिकता को भी आपने चित्रण जो किया है वो सच में प्रणम्य है, निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत है। और मैं महसूस कर सकती हूँ, हम लोग तिल भर भी नहीं हैं, लेकिन आज जब चैन से अपने घरों में हम होली, दिवाली, ईद का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही हमें जिसका कारण नजर आता है वो क्योंकि हमारे सेना के जवान वहाँ पर सीमा पर तैनात हैं, इसलिए हम प्रत्येक त्यौहार का आनंद उठा पाते हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां हमारे देश का जवान क्या सोच रहा होगा वो पढ़ती हूँ, वो सुनिएगा पहले कि अब वंदे मातरम सदा रटने की चाह है, भारत के लिए शान से मिटने की चाह है, दुश्मन के लिए आज गरुण रूप धार कर, गरुण रूप धार कर, गरुण रूप धार कर उन विषधरों के दल पे झपटने की चाह है, उन विषधरों के दल पर झपटने की चाह है। और हमारा देश कैसा है, देश की शान में 4 पंक्तियां पढ़ने का मेरा मन है। स्वागत है। हमारी धर्म संस्कृतियों का हमको भान रहता है। पूरे विश्व भर में भारत देश संस्कृति और सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। मैं देखती हूँ कि फिरंगी भी यहाँ जब आते हैं तो वो यहाँ के रंग में रंग जाते हैं। और वो मैं देखती हूँ कि जयपुर जैसे शहर में, राजस्थान के प्रत्येक उस शहर में जहाँ ऐतिहासिक इमारतें हैं, वहाँ जितने भी बाहर के विदेशी पर्यटन के लोग आते हैं और वो यहाँ की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कितना प्रभाव है, कितना आकर्षण है हमारे भारत देश में। तब मैंने 4 पंक्तियां कहीं सुने। हमारी धर्म संस्कृतियों का हमको भान रहता है, सदा होठों पे वंदे मातरम का गान रहता है, तिरंगा हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं मैदान में, तिरंगा हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं मैदान में, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान रहता है, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान रहता है, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान रहता है। बहुत बढ़िया। कसक है मन में, कहीं कुछ ऐसा लगता है, एक मन में कहीं ना कहीं क्षोभ का भाव आ जाता है कि कहीं कुछ बाकी है होना। तो उस बाकी वाली पंक्तियों को जो मैंने चित्र खींचने का बस प्रयास किया है। और देश के मैं तो कहती हूँ कि देश के प्रत्येक
सदस्य को उसको सक्षम करने में, उसको सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन पंक्तियों को पढ़ने का मेरा मन हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आज की युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरित करने वाली पंक्तियां हैं। तब कहती हूँ कि सूरज से वंचित राहों में अब दीप जलाना बाकी है, कुछ शेष बचे अंधियारों का अस्तित्व मिटाना बाकी है। अब जात पात और मजहब की नफरती सियासत के बदले भारत में भाईचारे का माहौल बनाना बाकी है। भारत में भाईचारे का माहौल बनाना बाकी है। और क्या करना बाकी है, मैं निवेदन कर रही हूँ, मेरी बात जहां मैं पहुंचाना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से जरूर पहुंचेगी। सुनेगा, भारत की भावी पीढ़ी को मजबूत बनाना बाकी है, नव रोजगार से उन सब का परिचय करवाना बाकी है। हम चांद तलक तो पहुंच गए, हम चांद तलक तो पहुंच गए, मंगल पर जाना बाकी है। स्वर्ण अक्षर से भारत का इतिहास रचाना बाकी है, स्वर्ण अक्षर से भारत का इतिहास रचाना बाकी है। और एक बड़ी समस्या देश की देख रही हूं, कुछ दरिंदे हमारी बेटियों पर गलत नजर रखते हैं, तब वहां से पंक्तियां उठाती हूं। सुनेगा कि भारत की हर एक बेटी की अब लाज बचाना बाकी है, देश की पावन गंगा को अभी साफ कराना बाकी है, ढोंगी भोगी बाबाओं को अभी जेल भी जाना बाकी है, देशद्रोहियों को भारत से दूर भगाना बाकी है। जो इस देश का खा रहे हैं, इस देश का पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से वहां जाना चाहिए जहां वो रहने लायक हैं। और पंक्ति पढ़ती हूं, सुनिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना बाकी है, जर्जर प्रसिद्ध भवनों का उद्धार कराना बाकी है, जितने दुष्कर्मी हैं उनकी गर्दन कटवाना बाकी है, जितने हैं रिश्वतखोर यहाँ उनको, जितने हैं रिश्वतखोर यहाँ उन्हें जेल पिठाना बाकी है। अभी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना बाकी है, भारत के हर हर मंदिर को, भारत के हर नव मंदिर को अभी भव्य बनाना बाकी है, भारत माता के नक्शे में पीओके लाना बाकी है, भारत के शीश हिमालय पर कश्मीर सजाना बाकी है, भारत के शीश हिमालय पर कश्मीर सजाना बाकी है। नव रोजगार से हम सबका, नव रोजगार से हम सबका परिचय करवाना बाकी। बहुत खूब, बहुत खूब। वो कहते हैं ना, जो बात, जो सवाल आप लफ्जों में बयां नहीं कर सकते, वो आप कविता के तौर पर बहुत आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से पेश कर सकते हैं। और आपकी इस कविता के अंदर वही सब थे, वही सवाल भी थे और वही समाधान भी थे। बहुत ही खूबसूरती से आपने सिखाया और बहुत ही प्यारा था। यहाँ जो जिक्र किया है हमने कि कविता एक ऐसा जरिया होती है, एक ऐसा माध्यम होती है जहाँ आप अपने मन की बात बड़ी खूबसूरती से कह देते हैं। तो अमित सर, आपको क्या लगता है, क्या एक मन की बात ऐसी है जो आप अपनी कविता के जरिए कहना चाहेंगे? मैम, जैसा कि अब आज दौर या आज का समय जो है सैनिकों के लिए है, जी। तो अब मैं, क्योंकि अब सैनिकों के लिए रचनाएं तो मेरे पास, आपसे बता दूं, हर विधा की हैं जी, किसी भी विधा में, जैसे कि दौर था और आज जो दौर है ना, जिस तरह से हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान सेना को मारा घुस करके, युद्ध नहीं हुआ, ये केवल एक छोटा सा, जो कहते हैं ना, वो एक पिक्चर अभी ट्रेलर है बिल्कुल। और जब भी समय में महिलाओं के साथ, ये हमारे देश का एक ऐसा प्रभाव रहा है कि जिस युग में महिलाओं के साथ महिलाओं का अपमान हुआ है, उस युग में हमने उनका बदला लिया है। बिल्कुल, ये तो भारत की विशेषता है। सीता के साथ हुआ तो भगवान राम ने पुल बांध करके सागर पर और बदला लिया है जी। द्वापर में माँ द्रौपदी के साथ हुआ तो भी संग्राम हुआ महाभारत का और वहां भी बदला लिया गया है। और आज यहाँ पर उन बहनों के साथ जो हुआ, जिनका सिंदूर मिटाया गया और हंसे वो आतंकवादियों ने, केवल ये युद्ध नहीं था, ये हमारे देश के उस नायक ने जो है उनको ये दर्शन दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं जी। तो ये जो दौर था ना, हम आज केवल उसी परिदृश्य में है सैनिकों की, और ये रचना जो मेरी सैनिकों के लिए है, सैनिकों की आरती है। वाह वाह, बहुत स्वागत है। कि भारती की करो
आरती आज तुम भारती की करो, आरती आज तुम रक्त से दीप अपने जलाते रहो, शक्ति को भक्ति से आज अर्जित करो, शक्ति को भक्ति से आज अर्जित करो, हौसला अपना हर पल बढ़ाते रहो, भारती की करो आरती आज तुम, और चाल हर शत्रु की काट दो वीर तुम, चाल हर शत्रु की काट दो वीर तुम, और जीवन में अद्भुत कहानी लिखो, देख कर टोलियां दुश्मनों की हटें, देख कर टोलियां दुश्मनों की हटें, चाल में ऐसी अपनी रवानी लिखो, है तिरंगे की ये शान तुमसे सदा, है तिरंगे की ये शान तुमसे सदा, पुष्प गौरव के प्रतिदिन चढ़ाते रहो, भारती की करो आरती आज तुम, और मेरी सेना तुम्हें है हमारा नमन, मेरी सेना तुम्हें है हमारा नमन, है तुम्हारे ही दम से महकते चमन, है तुम्हारे ही दम से महकते चमन, तुमने कर्तव्य अपना निभाया सदा, वीरता को तुम्हारी है शत शत नमन, तुम यशस्वी बनो देश के सैनिकों, भाल में भारती रज लगाते रहो, भाल में भारती रज लगाते रहो, भारती की करो आरती आज सब की हो, सुदर्शन तुम्ही शक्ति विकराल हो, वज्र हो इंद्र का तुम महाकाल हो, वज्र हो इंद्र का तुम महाकाल हो, हौसले ये तुम्हारे न कमजोर हो, तुम हिमालय की चोटी का वह भाल हो, तुम हिमालय की चोटी का वह भाल हो, तुमने जीते हैं रण दुश्मनों से सदा, तुमने जीते हैं रण दुश्मनों से सदा, अपनी सीमा को हर पल बढ़ाते रहो, भारती की करो आरती आज तुम। बहुत खूब, बहुत खूब, और ये बहुत ही खूबसूरत थी, और वाकई आज के कार्यक्रम की खासियत ये रही, और वो कहा जाता है हमारे जो सैनिक होते हैं ना, उनके पास मनोरंजन के बहुत कम साधन होते हैं और समय भी नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज जिस भी सैनिक के कानों में ये आवाज़ जा रही होगी, कहीं ना कहीं उसका मन प्रसन्न हो रहा होगा, समस्त देशवासियों का मन प्रसन्न हो चुका है आपकी इतनी खूबसूरत कविताएं सुन के। चूँकि अब वक्त का तकाजा है, वक्त की कमी है, चलते चलते हम कुछ लाइनें सपना जी से जरूर सुनना चाहेंगे, चंद लाइनें। जी 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 सीधे सीधे मैं पढ़ना चाहती हूँ कि जी। तुमने छेड़ा है तो सुनो अब, वाह, तुमने छेड़ा है तो सुनो अब, नाम तुम्हारा मिट जाएगा, दुनिया के भूगोल से तेरा, दुनिया के भूगोल से तेरा सारा नक्शा मिट जाएगा, माथे के सिंदूर मिटे हैं तुमको क्षमा अब नहीं करेंगे, तेरी धरती होगी हमारी हम ऐसी ललकार भरेंगे, और आतंक का हर खेल तुम्हारा तुमको ही अब खा जाएगा, फितरत और अरमान तुम्हारा जल्द ही अंजाम तक आएगा, धर्म पूछकर मारा तुमने, धर्म पूछकर मारा तुमने, धर्म मेरा ललकारा तुमने, हमको है सम्मान सभी का लेकिन अब भड़काया तुमने, भड़काया है तो बतला दूं, भड़काया है तो बतला दूं, देश को खू हर कतरा दूं, मर्द बताने वाले तुमको मैं अकेली ही निपटा दूं, वाह वाह, बहुत खूब, मर्द बताने वालों तुमको मैं अकेली ही निपटा दूं, कायर हो तुम, कायर हो तुम, कायर हो तुम, कायर हो बस, सच तो यही है लायर हो बस, बहुत खूब,
शायर हो तुम कायर हो बस, सच तो यही है लायर हो बस, काम तुम्हारा जालिम वाला शक्ल से जर्नल डायर है। अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत ही खूबसूरत आपने ये कविता लिखी है। आप दोनों यहाँ आए धरती धुरारी के इस मंच पर और इतनी खूबसूरत कविताएं आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसी ही खूबसूरत कविताएं हम सब आपसे सुनते रहें, यही हम कामना करेंगे। और आपकी लेखनी जो है दिन प्रतिदिन और अच्छी होती जाए, और आपकी जो आने वाली पुस्तकें उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको भी आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कहा जाता है ना कि जो ये देशभक्ति की भावना है वो हम सब के मन में है, और यही वजह है कि हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा में चारों वक्त खड़े हैं, चारों पहर खड़े हैं, और उनकी कोशिश है कि हम अपने घर के अंदर सुरक्षित रह सकें। तो सबसे पहले उन सब को प्रणाम, और जो शहीद हुए हैं उन्हें नमन। और चलते चलते, चूंकि वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन हम चंद लाइनें देशभक्ति की अमित जी से ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो अमित जी, दर्शकों से विदा के साथ आप क्या कुछ चंद लाइनें कहना चाहेंगे? इतना ही कहूँगा कि जो अभी हमारा पड़ोसी देश जो है वो बहुत डींगे मार रहा है, वो एक संदेश में देश के नायक के द्वारा देना चाहूँगा कि जब शंखनाद होगा रण में आकाश तलक थर्राएगा। अभी तो केवल ये छोटा सा एक मतलब एक ट्रेलर है, सुन ले हमारा दुश्मन देश कि जब शंखनाद होगा रण में आकाश तलक थर्राएगा, जब रुधिर बहेगा दुश्मन का चंडी खप्पर भर जाएगा, और यशगान लिखेंगे वीरों का तब कलम गर्व से झूमेगी, यह अमर तिरंगा भारत का फिर गगन तलक लहराएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और इसी जज्बे के साथ हम सब भारतवासी हमारे उन वीर सैनिकों के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ हमारी दुआएं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हम सब उनके साथ हैं, और इसी कामना के साथ कि वो भी वहाँ सुरक्षित रहें, और आप सब भी अपने घर में। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।